साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के अंतर्गत महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रियाएं जो कुछ इस प्रकार से पूछी जाती हैं क्या होता है जब देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या होता है जब तनु एवं ठंडा सोडियम हाइड्रॉक्साइड क्लोरीन के साथ क्रिया करता है। तो यहाँ पर कहा गया है तनु एवं ठंडा सोडियम हाइड्रॉक्साइड। तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र होता है NaOH, इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड। तो इसकी अपक्रिया करवानी है क्लोरीन के साथ में, तो Cl2 को बोलते हैं क्लोरीन। तो यहाँ पर क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर होता क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो है क्लोरीन के साथ अपक्रिया करेगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो Na होता है ये 1+ होता है और जो Cl होता है ये 1- होता है। क्योंकि यहाँ Cl 2 है तो इसलिए यहाँ पर 2 माइनस है, इसीलिए यहाँ पर हमें 2 Na करना पड़ेगा। तो हम पूरे में आगे 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रॉक्साइड के 2 मोल यहाँ पर हो जाएंगे और यहाँ पर Cl2 है। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ से एक Na निकलेगा और यहाँ से एक Cl निकलेगा और ये दोनों आपस में अपक्रिया करके NaCl बना देंगे। तो यहाँ से NaCl अलग हो जाएगा। इसके पश्चात यहाँ पर एक Na जो बचा हुआ है ये दूसरे Cl के साथ अपक्रिया करेगा, लेकिन यहाँ पर एक ऑक्सीजन भी हम लोग देते हैं तो वो बनता है NaOCl। इसे बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसे क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो यहाँ से हो जाएगा NaOCl बन जाएगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड बन जाएगा। अब यहाँ से एक ऑक्सीजन चले जाने के बाद अभी यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा है, क्योंकि आगे 2 से मल्टीप्लाइड था, इसका मतलब यहाँ 2 ऑक्सीजन थे। एक ऑक्सीजन निकल जाने के पश्चात एक ऑक्सीजन बचा है। तो यहाँ पर अभी एक ऑक्सीजन बचा है और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बचे हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 बचे हुए हैं। तो 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। तो जो बचा हुआ ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करके H2O बनाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारी कंप्लीट रासायनिक अपक्रिया हो जाएगी कि 2NaOH + Cl2 ये आपस में अपक्रिया करके बनाएंगे NaCl + NaOCl2 और प्लस का H2O। तो ये रासायनिक अपक्रिया हमारी कंप्लीट हो जाती है कि तनु एवं ठंडा जो सोडियम हाइड्रॉक्साइड है ये क्लोरीन के साथ अपक्रिया करने पर सोडियम क्लोराइड बनाता है और सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाता है। नेक्स्ट रासायनिक अपक्रिया देखते हैं। फास्फोरस को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। तो क्या होता है जब पूछा गया है किसको, फास्फोरस को नाइट्रिक अम्ल के साथ में गर्म करना है। तो फास्फोरस का सूत्र होता है P, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। क्या होता है, HNO3। तो जब इसे हम लोग गर्म करते हैं, ये हमारा गर्म करने का साइन होता है। तो यहाँ पर आयोडीन उत्प्रेरक उपस्थित होता है। कौन सा उत्प्रेरक, आयोडीन उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं, वे बाहरी पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देते हैं उन्हें बोलते हैं उत्प्रेरक। तो यहाँ पर होता क्या है, फास्फोरस नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करके अर्थोफास्फोरिक अम्ल बनाता है। अर्थोफास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है H3PO4। और क्या होता है, H3PO4 को बोलते हैं अर्थोफास्फोरिक अम्ल। तो अर्थोफास्फोरिक अम्ल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर होता किस प्रकार से है, यहाँ पर जो नाइट्रिक अम्ल होते हैं ये 5 लिए जाते हैं। कितने लिए जाते हैं, 5 नाइट्रिक अम्ल लिए जाते हैं। तो 5 नाइट्रिक अम्ल लेने के बाद हम लोग करते क्या हैं, नाइट्रिक अम्ल में जो यहाँ पर NO2 अलग होगा, यहाँ से क्या अलग होगा, NO2। तो यहाँ सभी में से एक एक NO2 अलग हो जाएगा। तो यहाँ से NO2 जो अलग होंगे वो कितने होंगे, 5 में। लेकिन यहाँ पर एक एक ऑक्सीजन तो बचा रह जाएगा ना। 5 NO2 निकल जाने के बाद, क्योंकि N तो सारे चले जाएंगे और इन सब से O2 जा रहा और यहाँ O3 है तो यहाँ एक ऑक्सीजन बचेगा, यहाँ एक ऑक्सीजन बचेगा। इसी प्रकार से हमारे पास 5 ऑक्सीजन बच जाएंगे 5 NO2 निकलने के बाद। तो हम लोग यहाँ पर 5 नाइट्रिक अम्ल लेते हैं तो यहाँ पर 5 NO2 निकल जाता है और 5 NO2 निकल जाने के बाद हमने देखा यहाँ पर 5 ऑक्सीजन बचे हुए हैं। कितने ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन बचे हुए हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन भी 5 होंगे। तो यहाँ से ये H3, H कितने 3 और ये P
और O कितने 4, तो H3PO4 यहाँ से अलग हुआ है, H3PO4 अलग हो जाता है। इसके पश्चात आप लोगों को दिख रहा होगा 2 हाइड्रोजन बचे हैं और 1 ऑक्सीजन बचा है, तो H2O अलग हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है कि जो फास्फोरस होता है वो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बनाता है। नेक्स्ट है हमारा सोडियम नाइट्राइट एवं अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को गर्म किया जाता है। तो क्या होता है जब सोडियम नाइट्राइट को अमोनियम क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है? तो सोडियम जो नाइट्राइट होता है इसका सूत्र होता है NaNO2। क्या होता है? NaNO2, इसे बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट। तो सोडियम नाइट्राइट को अमोनियम क्लोराइड को बोलते हैं NH4Cl। तो अमोनियम क्लोराइड के साथ में गर्म किया जाता है। तो पूछा गया है क्या होता है, तो यहाँ पर होता क्या है, एक यहाँ पर Na है, एक यहाँ पर Cl है, ये दोनों आपस में अपक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाएंगे, NaCl अलग हो जाएगा। इसके पश्चात यहाँ नाइट्रोजन बचा हुआ है, यहाँ नाइट्रोजन बचा हुआ है, ये दोनों आपस में अपक्रिया करके N2 बनाएंगे, नाइट्रोजन गैस बनाते हैं। उसके पश्चात दिख रहा है कि 2 ऑक्सीजन बचे हैं और 4 हाइड्रोजन बचे हैं, तो यहाँ से H2O बनेगा, क्योंकि 1 ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन के लिए 4 हाइड्रोजन चाहिए, जो यहाँ पर है हमारे पास, तो 2H2O निकल जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे और 2 ऑक्सीजन। तो कंप्लीट रासायनिक अपक्रिया हो जाती है कि सोडियम नाइट्राइट जो है अमोनियम क्लोराइड से अपक्रिया करता है, तो यहाँ से N2 अलग होता है। क्या अलग होता है? N2 अलग होता है। इसके बाद जो Na है Cl अलग हो जाता है, तो NaCl अलग हो जाता है, और बचा हुआ जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन से अपक्रिया करके H2O बनाता है, तो 2H2O अलग हो जाता है। तो ये हमारी एक प्रकार से नाइट्रोजन बनाने की रासायनिक अपक्रिया है कि सोडियम नाइट्राइट अमोनियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया करता है, तो नाइट्रोजन जो गैस होती है वो मुक्त होती है। नेक्स्ट रासायनिक अपक्रिया देखते हैं। एसिटल्डिहाइड को टालेन अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? तो एसिटल्डिहाइड, एसिटल मतलब 2 कार्बन का होगा, एल्डिहाइड समूह लगा होगा, तो एसिटल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। और टालेन अभिकर्मक क्या होता है? तो Ag2O को बोलते हैं टालेन अभिकर्मक, सिल्वर का ऑक्साइड होता है। तो एसिटल्डिहाइड की अपक्रिया करवाते हैं टालेन अभिकर्मक Ag2O के साथ में। तो होता क्या है, जो टालेन अभिकर्मक होता है ना, ये ऑक्सीकरण का एक रिएजेंट होता है, एक अभिकर्मक होता है कि टालेन अभिकर्मक से अगर अपक्रिया कराई जा रही है, इसका मतलब कि यहाँ पर बगल में जो कार्बनिक पदार्थ है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, क्योंकि जो भी एल्डिहाइड समूह होता है इसका ऑक्सीकरण अगर किया जाए तो कार्बोक्सिलिक समूह बनता है। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक समूह। तो यहाँ पर एसिटल्डिहाइड है तो क्या बन जाएगा? आगे का सेम रहेगा CH3, और यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि CH2 समूह किस में बदल जाएगा? COOH में। तो 1 ऑक्सीजन यहाँ तो ही है हमारे पास, 1 ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा तो बन जाएगा COOH, बन जाएगा कार्बोक्सिलिक समूह बन जाएगा, यानी कि एसिटिक अम्ल बन जाता है। और इसके पश्चात यहाँ पर 2Ag बचा रह जाता है, तो वो कुछ इस प्रकार से अलग हो जाता है, सिल्वर यहाँ पर अलग हो जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं रजत दर्पण। इसे क्या बोलेंगे? रजत दर्पण बनता है। तो यहाँ पर जब एसिटल्डिहाइड की अपक्रिया टालेन अभिकर्मक के साथ कराई जाती है तो एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है और साथ में रजत दर्पण बनता है। इसी प्रकार की एक और रासायनिक अपक्रिया होती है, यानी कि एक और हमारा अभिकर्मक होता है जिसे बोलते हैं फेहलिंग अभिकर्मक। कौन सा? फेहलिंग विलयन के साथ में कराया जाए। तो अगर इसकी अपक्रिया फेहलिंग विलयन से कराते तो फेहलिंग विलयन होता है क्या हमारा? 2CuO होता है। तो जब एसिटल्डिहाइड की अपक्रिया हम लोग कराएंगे फेहलिंग विलयन से, तब भी यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण ही होता है, तो बनता है CH3COOH बनता है, मीन्स एसिटिक अम्ल बनता है। और यहाँ पर क्या अलग होता है? तो यहाँ पर अलग होता है कॉपर का ऑक्साइड, मीन्स Cu2O बनता है। तो ये लाल रंग का अवक्षेप होता है। तो ये 2 रासायनिक अपक्रियाएं हो गई। अगर टालेन अभिकर्मक की बात करें तो होता है Ag2O, और अगर फेहलिंग विलयन की बात करें, जो हमारा फेहलिंग विलयन होता है वो होता है CuO। फेहलिंग विलयन क्या होता है? CuO होता है। फेहलिंग विलयन से अपक्रिया कराने पर लाल रंग का अवक्षेप बनता है।
टालन अभिकर्मक से अपक्रिया कराने पर रजत दर्पण बनता है। तो आप लोगों को ये रासायनिक अपक्रिया भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट रासायनिक अपक्रिया देखते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड एवं एथेन के जलीय विलयन को गर्म किया जाता है। तो क्या होता है जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को एथेन के जलीय विलयन में गर्म किया जाता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है बेंजीन रिंग, इसके ऊपर N2Cl, इसे बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसकी अपक्रिया करवानी है एथेन, एथेन को बोलते हैं हम लोग CH3 सिंगल बंद CH3, ये हमारा एथेन होता है। 2 कार्बन को एथ, सिंगल बंद को एन, एथेन की जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया एथेन के साथ कराई जाती है तो क्या होता है, तो होता क्या है यहाँ पर, यहाँ से ये बंद टूटता है और CH3 यहाँ पर जाकर के लगेगा, तो इसे हम बोलेंगे टारलुइन। इसे क्या बोलते हैं, टारलुइन। कि बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 जाकर के जुड़ जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं टारलुइन। इसके पश्चात जो N2 है वो यहाँ से अलग हो जाता है और इसके साथ ही जो हमारा CH3 है, इसका जो बंद खाली हुआ है यहाँ पर आकर के जुड़ेगा Cl, तो यहाँ से बन जाएगा CH3Cl मीन्स मेथिल क्लोराइड का निर्माण होता है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड एथेन के साथ अपक्रिया करता है तो टारलुइन का निर्माण होता है, मेथिल क्लोराइड बनता है और नाइट्रोजन मुक्त होती है। नेक्स्ट रासायनिक अपक्रिया है क्लोरोएथेन की अपक्रिया सोडियम एथाक्साइड से कराई जाती है तो क्या होता है, तो क्लोरोएथेन का हमारा सूत्र होता है CH3CH2Cl। क्लोरोएथेन का सूत्र होता है CH3CH2Cl या इसी को हम लिख सकते हैं C2H5Cl। तो क्लोरोएथेन लिख दिया हमने, C2H5Cl लिख दिया। क्लोरोएथेन की अपक्रिया कराई जाएगी सोडियम एथाक्साइड, सोडियम एथाक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो एथाक्साइड को हम लोग बोलते हैं C2H5O, इसे बोलते हैं एथाक्साइड। और क्योंकि सोडियम एथाक्साइड है तो यहाँ पर सोडियम Na लगा देंगे, तो सोडियम एथाक्साइड हो जाएगा C2H5ONa, तो इसे बोलते हैं सोडियम एथाक्साइड। तो जब क्लोरोएथेन की अपक्रिया सोडियम एथाक्साइड के साथ कराई जाती है तो यहाँ पर होता क्या है, ये Na इस Cl के साथ अपक्रिया करके अलग हो जाता है, NaCl बनाता है। तो यहाँ पर जो बचा हुआ है वो ये बच जाता है C2H5O C2H5, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है C2H5O C2H5, इसे हम लोग बोलते हैं डाई एथिल ईथर। इसे क्या बोलते हैं, डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है, इसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। तो क्लोरोएथेन जो है सोडियम एथाक्साइड के साथ अपक्रिया करके डाई एथिल ईथर का निर्माण करता है। नेक्स्ट रासायनिक अपक्रिया है एथेनल साइनोहाइड्रिन से अपक्रिया करता है तो क्या होता है, तो यहाँ पर एथेनल, एथेनल को बोलते हैं CH3CHO मीन्स एसिटल्डिहाइड को बोलते हैं एथेनल। यहाँ पर 2 कार्बन को एथ बोलेंगे, CHO समूह को अल बोलते हैं, तो एथेनल हो जाएगा, IUPAC नाम के रूप में यहाँ पर दिया गया है। तो एथेनल यहाँ पर जो CH3CHO है ये अपक्रिया करेगा साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन होता है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड को ही बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। तो एथेनल साइनोहाइड्रिन के साथ अपक्रिया करता है, तो यहाँ पर अपक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है, ये हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करेगा और इसके आगे वाले कार्बन पर कुछ इस प्रकार से जुड़ेगा। मीन्स यहाँ पर इस प्रकार से अपक्रिया होती है कि ये CH3 जैसे का तैसे लिख दिया जाएगा, इसके बाद ये वाला कार्बन लिख दिया जाएगा, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये यहाँ पर हमने हाइड्रोजन दिखा दिया और यहाँ पर जो O था ये OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OH। ये दोनों आपस में मिल करके कुछ इस प्रकार से बंध बनाते हैं, OH बनाएंगे और जो बचा हुआ CN है वो यहाँ पर लग जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो कार्बन होती है इसकी संयोजकता 4 होती है, मीन्स अधिकतम ये 4 ही बंध बना सकता है। तो यहाँ पर भी हमें 4 बंध दिख रहे हैं कि इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक बंध लगा हुआ है, 4 बंध लगे हुए हैं और इस कार्बन पर भी हमें 4 बंध दिख रहे हैं। तो ये हमारा करेक्ट हो जाता है कि जो एथेनल है वो साइनोहाइड्रिन के साथ अपक्रिया करके एथेनल साइनोहाइड्रिन बनाता है। नेक्स्ट रासायनिक अपक्रिया देखते हैं प्रोपेनोन की अपक्रिया अमोनिया से होने पर। तो प्रोपेनोन का सूत्र होता है C2H5 और यहाँ पर CH3 और इस प्रकार से डबल बंध के साथ ऑक्सीजन, तो इसे बोलते हैं प्रोपेनोन। तो प्रोपेनोन की अमोनिया के साथ अपक्रिया करानी है, अमोनिया को बोलते हैं NH3, इसे हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं
NH2, ये भी हमारा अमोनिया ही है, NH3 ही लिखा हुआ है। तो अमोनिया को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे HNH2। तो यहाँ पर होगा क्या, अभिक्रिया कुछ उसी प्रकार से होगी जैसे हमने साइनोहाइड्रिन से कराई है। ये OH ऊपर जाएगा और यहाँ NH2 लग जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। C2H5 और यहाँ पर CH3, यहाँ पर कार्बन, इस पर एक हमारा OH हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा NH2। तो कुछ इस प्रकार से प्रोपेनॉन जो है अमोनिया के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया है हमारी मेथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है। तो क्या होता है, किसकी अभिक्रिया, मेथिल एमीन की अभिक्रिया। तो मेथिल को बोलते हैं CH3, मेथिल को क्या बोलते हैं, CH3। एमीन समूह है NH2, तो मेथिल एमीन का सूत्र होता है CH3NH2। मेथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराई जाए, नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है HNO2। क्या होता है, HNO2। तो जब मेथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराया जाता है तो क्या होता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ये रासायनिक अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है। इधर मेथिल एमीन को हम कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, ये मेथिल एमीन है। नाइट्रस अम्ल जब भी अभिक्रिया करता है वो इस प्रकार से टूट के अभिक्रिया करता है। इसे हम लोग लिखते हैं OH, इसे क्या लिख देते हैं, OH लिख देते हैं, और इसके बाद N और इसके बाद O। तो ये हमारा नाइट्रस अम्ल ही लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर H है और N है और O2 है, HNO2 ही लिखा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से नाइट्रस अम्ल को हम लोग लिखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया आसानी से हो जाती है। इस तरह से लिखने के बाद में लास्ट पार्ट से इसे हम लोग भागों में बांट देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारी रासायनिक अभिक्रिया बढ़ जाती है। इसे हम लोग इंटीग्रेशन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला पहले के साथ जाकर के मिलता है, मीन्स CH3OH बनेगा। दूसरा वाला दूसरे के साथ जाकर के मिलता है, मीन्स N2 बनेगा। और तीसरा वाला तीसरे के साथ जाकर के मिलेगा, मीन्स H2O बनेगा। तो कुछ इस प्रकार से जो नाइट्रस अम्ल है वह रासायनिक अभिक्रिया करता है OHNO में टूट करके। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कि CH3OH बनेगा। क्या बनेगा, CH3OH बनेगा, मेथिल एल्कोहल बनेगा, N2 मुक्त होगा और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा H2O। तो इस प्रकार से ये रासायनिक अभिक्रिया हमारी कंप्लीट हो जाती है कि जो मेथिल एमीन होता है नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर मेथिल एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है, मेथिल एल्कोहल बनाता है। नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं एथिल एल्कोहल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया। एथिल एल्कोहल की, तो एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। इसको हम लोग बोलते हैं एथिल एल्कोहल। इसकी अभिक्रिया करवानी है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को बोलते हैं PCl5। क्या बोलते हैं, PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में। तो PCl5 जो है वो कुछ इस प्रकार से टूट करके रासायनिक अभिक्रिया करता है Cl, PCl3 और Cl। तो ये PCl5 ही लिखा हुआ है। तो PCl5 इस प्रकार से टूट करके रासायनिक अभिक्रिया करता है। तो इस PCl5 की अभिक्रिया एथिल एल्कोहल से करानी है तो एथिल एल्कोहल को कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। तो एथिल एल्कोहल के साथ जब अभिक्रिया कराई जाएगी तो ये भी इंटीग्रेशन ही अभिक्रिया होगी। कौन सी, इंटीग्रेशन अभिक्रिया, कि पहला वाला पहले से जुड़ेगा, दूसरा वाला दूसरे से जुड़ेगा और तीसरा वाला तीसरे से। तो यहाँ पर क्या बनेगा, C2H5Cl बनेगा, C2H5Cl बनेगा। साथ में यहाँ पर PCl3 के साथ में O आएगा तो यहाँ पर बनेगा POCl3। और इसके साथ में यहाँ पर Cl है और यहाँ पर H है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके HCl बनाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया हमारी कंप्लीट हो जाती है कि जो एथिल एल्कोहल होता है ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करके एथिल क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, एथिल क्लोराइड का निर्माण करता है। तो ये आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।